बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? खैरियत से है? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर प्लेस, एट योर एंड। और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर नाज़रीन, क्योंकि ये अवेयरनेस एक प्रोग्राम भी है जो मुझे लगता है कि हमारे टॉपिक के साथ साथ आपको इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने इस ब्रेस्ट कैंसर के बचाव के लिए कौन सी तदाबीर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अपनी ही एग्जांपल इसलिए लूँगी क्योंकि मेरी फैमिली की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैंसर को लेके। मेरी मदर की जो डेथ थी वो भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी, और मैं सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर इसलिए बात करती हूँ या इसलिए कोई ऐसे टॉपिक्स रखती हूँ ताकि अगर किसी की जान बच सकती है तो वो भी सदका जारिया है। तो आप ये आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जो फैमिली सफ़र करती हैं ये उन्हीं को पता होता है। एक तो पेशेंट जब वो कीमो से गुज़रता है, रेडिएशन से गुज़रता है, फिर इस तरीके की कैंसर पोजीशन से गुज़रता है, जब उसको इस तरह की कीमोस की ड्रिप चढ़ रही होती हैं और उसकी रेडिएशन हो रही होती है, तो बंदा नीला, काला, पीला इस तरीके की शेड से गुज़र रहा होता है। फिर ये बड़ा पेनफुल एक मैं कहूँगी कि प्रोसीजर है कि कोई आम बंदा इसको सह नहीं सकता, झेल नहीं सकता। फिर खूबसूरती, ब्यूटी, ये सारा कुछ, जैसे बाल गिर जाना एंड ऑल दैट, ये सब कुछ इसके साथ इसके शेड्स में शामिल है। मतलब एक ऐसी बीमारी है जो आपकी खूबसूरती, वैसे भी सारी बीमारियां आपकी खूबसूरती ले जाती हैं, मगर कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, आपका स्किन टोन से लेके आपके बाल से लेके आपकी सारी ब्यूटी ख़त्म कर देती है। तो सब बहुत एहतियात करें। जान है तो जहान है, और इस जहान और जान के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं या फिर कौन से ऐसे अलामात हैं जो आपको पता चल जाएँ, क्योंकि कैंसर के स्टेज के बड़े मसले होते हैं, लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। कुछ लोगों को बिल्कुल एंड स्टेज पे पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये आपको कैसे पता चल सकता है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर से आपको कब रुजू करना है, इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कॉल भी कर सकते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आज, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आज हम समझे कि आपके सामने लेकर आए हैं। और कोई ऐसा जो है पेशेंट जिसको लगता है कि उसको पूछना है, डॉक्टर से बात करनी है, और कोई ऐसे राइट पर्सन या कोई ऐसे मशवरा देने वाला आपको नहीं है, तो हमारे प्रोग्राम में ये हमारे पास ज़बरदस्त पर्सनालिटी, जिनको हमने ख़ास तौर पे हमीद लतीफ़ से मदऊ किया है, और वो है हमारे पास डॉक्टर हफ्सा नसीर, जो कि ऑनकोलॉजिस्ट हैं और कैंसर के ऊपर बात करेंगी, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है हो जाता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? ओवर टू यू। सो बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इशू ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन की कमी की वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, और वो तभी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं जब एक फुल इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट बन चुका होता है, एक अल्सरेटेड लीजन बन चुकी होती है, जो कि बहुत एडवांस स्टेजेस पे पहुंच जाती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि बहुत बहुत से लोगों को पता चल जाता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर एग्जैक्टली है, हमारे बट पास वो लेकर नहीं आती सामने, बाद में पता एग्जैक्टली अच्छा। जैसे हमारे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं दूर दराज इलाकों से, जिनका ये होता है कि जी पता नहीं चला। जैसे रिसेंटली आई सॉ अ पेशेंट फ्यू डेज़ बैक, पूरा फुल ब्लोन अल्सरेटेड मैस, और यही कि जी हमें तो इन्होंने बताया नहीं। और वो जब हिस्ट्री ली, प्रोब किया, तो इट केम आउट कि जी उनको 2 साल से ये मसला था। सो बेसिकली ख़वातीन में झिझक और हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा है, वो इस बात को डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा घबराती हैं। सो बेसिकली ये जो अब कैंपेन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनका मकसद बेसिकली ये है कि हम इन चैनल्स के थ्रू अवेयरनेस दें और ख़वातीन को बताएं, उनको एजुकेट करें बेसिकली कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि अगर जल्दी पकड़ी जाएं तो ये क्यूरेटिव इंटेंट से चल के हम इस बीमारी से अपनी जान बचा सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हफ्सा जी, मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो नमूदार होती हैं इंसान के अंदर, और उसके ब्रेस्ट में कोई पेन होता है, कोई इचिंग होती है, किसी लोगों को कुछ ऐसे सिम्टम्स का तो मुझे पता है क्योंकि मेरी अम्मी को इचिंग होती थी, कुछ लोगों को गिल्टीज़ हो जाती हैं। तो आप क्या कहेंगी, कौन कौन से अलामात जो हैं वो नमूदार होते हैं? अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के लम्प। जब भी आपको ब्रेस्ट लम्प फील हो, और ये रूटीन है, आप शावर ले रहे हैं या कुछ ऐसा है, ऐसे ही अगर हाथ लग जाए तो यू कैन फील इट, वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रोमोट करते हैं कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें। अपनी 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद सेल्फ़ असेसमेंट बेशक खुद घर पे कर लें।
सो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लंप, कि जब भी आपको फील हो कि कोई ना कोई गिल्टी है, गिल्टी ना सिर्फ ब्रेस्ट में बल्कि अगर आपकी बगल में, जिसको एक्जिला कहते हैं, अगर उसमें भी है तो वो अलार्मिंग है। उसके बाद सेकेंडली कोई भी किसी किस्म का निपल डिस्चार्ज। गिल्टी का एक और यहाँ पे सवाल करूँगी, गिल्टी पेनलेस हो या पेन वाली हो? अच्छा, ये कौन सी गिल्टी जो है वो जी। कैंसर की गिल्टी हो सो सकती है? बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अमूमन पेनलेस ही होता है। अच्छा, वो ये जो पेनलेस गिल्टी गिल्टी होगी? एग्जैक्टली जो गिल्टी स्टार्ट होती है वो पेनलेस ही होती है, अच्छा। अनटिल और अनलेस वो कोई अल्सर फोड़ा ना बना दे, वो आपकी स्किन को ना इन्वॉल्व कर ले। अच्छा। तो उस सारी सूरतों में वो फिर पेन कर सकती I है, got it, लेकिन ठीक है। अमूमन वो पेनलेस ही होती है। ठीक। उसके बाद कोई आपको एबनॉर्मल अपनी स्किन लग रही है, जैसे हम एक आम एग्जांपल देते हैं कि किन्नू का छिलका, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं, कि जैसे अगर आपको महसूस हो कि आपकी स्किन का कलर चेंज हो गया है, स्किन हार्ड हो गई है और वो जर्नलाइज्ड हार्डनेस है, और आपके वो नॉर्मल दूसरे वाले ब्रेस्ट से एक कंपैरिजन अगर आप करें तो आपको फील हो कि देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि रेड फ्लैग्स हैं, अलार्मिंग हैं, जिसमें आपने अपने किसी ना किसी डॉक्टर से ज़रूर रजू करना है। अच्छा, और वो पूरे ब्रेस्ट की ही स्किन ऐसे हो जाएगी? हाँ, जनरली ब्रेस्ट की ही स्किन जो है वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व होके वो रेडिश सी हो जाती समटाइम्स है। एक साइड ब्रेस्ट का मसला होता है, समटाइम्स दोनों लोगों को ऐसे पेशेंट होते हैं जो दोनों ब्रेस्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर एक साइड पे भी प्रॉब्लम है तब भी यही चेकअप हाँ, तो अगर फौरन एक वैसे? एग्जैक्टली अगर एक साइड आप निगलेक्टेड करेंगे, निगलेक्ट रहेगी, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्व कर लेगी। ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि प्राइमरीली बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। अच्छा। सो बेसिकली ये तो जब हमारे तक आएंगे तो ऑब्वियसली वी विल प्रोब इनटू इट कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन अलार्मिंग अनबैलेंस भी, अगर इस तरह से भी मैंने पिक्चर्स वगैरह में भी अनबैलेंस एज सच देखें, जब आप खुद देख रहे होते हैं ना तो शायद आप इतना महसूस ना कर सकें अनबैलेंस को, अनटिल और अनलेस कोई आपके सामने खड़ा हो जो इस अनबैलेंस को नोट या करे। मिरर के सामने? एग्जैक्टली मिरर के सामने हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो लंप है, स्किन चेंजेस है, रेडिश डिस्कलरेशन है, निपल डिस्चार्ज है, कोई अल्सर है, लंप ना सिर्फ ब्रेस्ट में बल्कि एक्जिला में भी, ये सब वो अच्छा। चीज़ें हैं जो कि अलार्मिंग है। अच्छा, किन फैक्टर्स की मौजूदगी में ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनती हैं? अच्छा देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ ऐसी म्यूटेशंस होती हैं, मतलब हेरिडेटरी फैक्टर्स, जेनेटिक वगैरह, बिल्कुल matter करते हेरिडेटरी हैं? फैक्टर्स। कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिनको हम जर्म लाइन या जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। और कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग एज जो है, जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी अपनी गुजारता है उसमें वो म्यूटेशंस होती हैं, जिनको हम सोमेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। सो बेसिकली हेरिडिटरी फैक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के जो कि चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। उसके बाद ओबेसिटी, जितना आपका एब्डोमिनल फैट होगा उतना ही कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ओह रियली? एग्जैक्टली तो जितना आपका एडिपोज टिश्यू होगा उतनी ही वो जो कन्वर्जन होगी उन हार्मोन्स की वो उन एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा होगी। सो इट इज़ अगेन अनदर पॉजिटिव फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। देन स्मोकिंग टू सम एक्सटेंट, और उसके अलावा ये जो हम ख़वातीन में काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है OCPs यूज़ करने की, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। कोई ऐसी रेडिएशन फॉर एनी रीज़न, कोई लिम्फोमा हुआ हो या कोई थायराइड का इशू हो, पहले कोई थायराइड कैंसर हो जिसकी वजह से इस एरिया में रेडिएशन अगर मिली है तो इवन कि वो भी प्रमोट कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को। ओह माय गॉड। अच्छा, हमें वैसे तो ब्रेक लेनी है, मगर एक छोटी सी चीज़ और साथ पूछना चाहूँगी, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर जब हो जाता है और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसको प्रेगनेंसी में पता चला है कि उसको जो है ना ये कैंसर हो चुका है ब्रेस्ट का, तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकती है? अच्छा, अब उसमें इस तरह है कि वी हैव टू सी द टाइप, कौन सी टाइप है। कुछ टाइप्स ऐसी हैं कि जिसमें हमने ओरल टैबलेट्स देनी होती हैं। सो ओरल कीमोथेरेपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कीमोथेरेपी, सो विद दोज ओरल टैबलेट्स ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं करवा सकते। अच्छा। सो वी हैव टू सी, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, टाइप ऑफ ट्यूमर एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। ओके, विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। हमारे पास डॉक्टर अफसा मौजूद हैं और आज आपको ब्रेस्ट कैंसर
की अलामात बता रही है, उसके प्रिकॉशंस बता रही है, उसका सोल्यूशन बता रही है कि कैसे बचा जा सकता है। स्टे ट्यून, आप कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बता रही है यहाँ पर कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस हैं, किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट्स जो है वो मुमकिन है। अभी हम ये सवाल करेंगे कि ये जो अर्ली डायग्नोस्ड होता है जिस तरह से, उसके बाद इसके कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसकी वजह से ये फिर पता चलता है कि ये जो है कैंसर है। अच्छा, सो बेसिकली सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि डायग्नोसिस, यू हैव टू गो फॉर डायग्नोसिस। उसके लिए जो है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है मेमोग्राम। सो यू हैव टू गेट इट डन मेमोग्राम आफ्टर 45 ईयर्स ऑन ईयरली बेसिस। कि आपने मेमोग्राम से हमें फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली कोई लंप है और उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। मैम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती कि अगर ब्रेस्ट कैंसर सपोज नहीं है, सिर्फ खदशा है और मेमोग्राम करा लिया जाए तो उसके बाद कोई सिम्टम्स ऐसे पैदा हो जाएं? कुछ लोग डरते हैं ना कि अब कैंसर हो जाएगा, नहीं मेमोग्राम हो गया और उसके बाद तो होना ही होना। ये जस्ट एक मिथ है जो हम लोगों ने ऐसे ही आम लोगों ने बनाई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेमोग्राम इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। और मेमोग्राम के अलावा ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है फॉर स्क्रीनिंग। कि आपने 45 साल से 5 साल पीछे जाके 40 साल की उम्र में स्क्रीनिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। सो दीज आर द गाइडलाइंस। अच्छा, और ये हर अस्पताल में अवेलेबल है या फिर सिर्फ मेमोग्राम? नहीं, मेमोग्राम हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लें, शौकत खानम है, जितने डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, IDC हो गया, चुगताई हो गया, हमीद लतीफ़ हो गया। ये कोई महंगा टेस्ट है? नहीं, ये इतना महंगा टेस्ट नहीं है और मेरा ख्याल है जान से ज़्यादा महंगा तो नहीं बात है। तो सही है, हाँ। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई एक्सरे भी होता है? सो बेसिकली द एग्जैक्ट टर्म इज सोनो मेमोग्राम। सो व्हाट दे डू इज़ कि मेमोग्राम के साथ अटैच्ड होता है अल्ट्रासाउंड। सो मेमोग्राम के बाद जो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं दे जस्ट गेट एन अल्ट्रासाउंड बायलैटरल ब्रेस्ट डन, तो इसलिए वो उसके साथ अल्ट्रासाउंड अटैच्ड होता है। और मेमोग्राफी जो है वो किस एज में हो सकती है? क्योंकि मुझे लगता है शायद पहले अगर अर्ली एज है या यंग है तो उसमें मेमोग्राफ नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसमें इस तरह होता है कि जैसे 30 ईयर्स से पहले कोई ऐसी आपकी म्यूटेशंस हैं या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा जिसने मेमोग्राम जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है, तो उन सूरतों में हम मेमोग्राम नहीं करते क्योंकि 30 ईयर्स से कम एज में अमूमन जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। सो मेमोग्राम कैन एक्चुअली स्किप द लीजन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेमोग्राम कैन नॉट डिटेक्ट दैट लीजन। सो इन सूरतों में व्हाट वी सजेस्ट इज़ कि हम MRI करवाते हैं। सो MRI गोल्ड स्टैंडर्ड होता है एट एज बिलो 30 ईयर्स एंड एट एज अबव 30 ईयर्स जब थोड़ी सी ज़रा इतने डेंसिटी नहीं होती तो उस सूरत में आपका मेमोग्राम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जल्दी एज में अगर डायग्नोस्ट हो जाए और पता चल जाए कि कैंसर है तो क्या इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है? हाँ देखें, ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी इस चीज़ को परसू करते हैं और कितना जल्दी ये डॉक्टर के पास जाते हैं और कैसे आगे मैनेजमेंट प्लान होता है। अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो स्टेज 1, 2, 3 तक ये क्यूरेटिव इंटेंट के साथ हम चलते हैं और हम मरीज़ को बाय द एंड ये गुड न्यूज़ देते हैं कि उसका ट्यूमर ख़त्म हो चुका है। दो वी कैन नेवर बी 100% श्योर, क्योंकि एक जो है वो हमारा होता है और एक ऊपर से अल्लाह मियाँ का भी कुछ सारे जो भी सिनेरियोज़ आगे चलने होते हैं वो सारा कुछ होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से ज़रूर पेशेंट को मेक श्योर करते हैं कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो गई तो हम क्योर की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, मुझे बताइएगा ब्रेस्ट फीड अगर करवाती है कोई औरत तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं? अच्छा, अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। और पहले ये एक मिथ होती थी कि मैं भी जब मेडिकल में थी व्हेन आई वाज इन MBBS तो मैं सुनती थी कि पढ़ती थी इनफैक्ट कि अगर बच्चे नहीं हैं तो इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ठीक। सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि दोनों सूरतों में ज़्यादा बच्चों का होना भी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मेरी अम्मी के 8 बच्चे थे। सो ज़्यादा बच्चों का होना भी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और इनफैक्ट कोई बच्चे का होना तो चलें है ही है,
कि इट इज़ अ रिस्क फैक्टर कि बेसिकली जो आपके ब्रेस्ट है वो अल्लाह मियाँ का एक निज़ाम है कि वो अपने फाइनल प्रोलिफरेशन लेवल तक नहीं पहुंचता जब तक एक जो खातून है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। अच्छा। सो उस तरह भी एक रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये ख़वातीन के लिए कितना ख़तरनाक होता है अगर एक ब्रेस्ट जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है, तो क्या ऐसा चांसेस है कि दोबारा वापस आएगा? लाइक मुझे जो मैंने रिसर्च की मुझे ये पता चला कि जैसे सपोज़ ये एक जगह है, इसको सिगरेट से आप आग लगा दें सेंटर में, ठीक है, अब उसके बाद वो आग तो बुझ गई है मगर एक थोड़ा सा वो बर्न करके जो है ना ऐसे फैलती है ना, तो वो फैलती रहती है अंदर अंदर। तो क्या ये इसी तरह अंदर अंदर बीमारी फैलती रहेगी ऑर्गन्स में, हमारे दूसरे लंग्स हो गए, बाकी चीज़ें हो गए, तो उधर जो है वो अटैक कर सकती है, वो अंदर ही अंदर फैल रही होती है, इसकी कोई रुकावट, कोई उसको कुछ नहीं है? सो बेसिकली बात यह है कि जितनी आपकी स्टेज बढ़ती जाती है ना, उतना रिस्क ऑफ रिकरेंस बढ़ता जाता है। कि जैसे स्टेज 1 है उसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं कि 80-90% तक आप क्योर हो गए हैं, चांसेस ऑफ रिकरेंस आर वेरी लो। सो ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद भी डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल एग्जैक्ट। देखें कभी कभार ऐसे होता है कि माइक्रोमेट्स होते हैं। माइक्रोमेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ना सर्जन एट द टाइम ऑफ सर्जरी देख सकता है, ना कोई हिस्टोपैथोलॉजिस्ट देख सकता है। कुछ ऐसे माइक्रोमेट्स होते हैं जो कि इतने छोटे सेल्स होते हैं जिनको एक आम आंख नहीं देख सकती। वो एट टाइम स्किप हो जाते हैं और वो कुछ अरसे के लिए फिर हमारी बॉडी में डॉर्मेंट रहते हैं, और फिर कुछ ऐसी म्यूटेशंस चलती हैं कि वो डॉर्मेंसी जो है वो एक्टिवेशन की तरफ जाती है, और वो रीज़न बनता है कि फ़र्दर आगे प्रमोट हो जाए कि ब्रेस्ट कैंसर कहीं और फैल जाए। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो पेशेंट का जैसे स्टेज 3 का कैंसर था वही रिकरेंस हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकेंड प्राइमरी आ गया। सो आपने एक प्राइमरी को ट्रीट कर लिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वही म्यूटेशंस दोबारा चली, तो एक सेकेंड प्राइमरी एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर प्रोड्यूस हो गया। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो ये वही वाला वापस आ जाए या एक नया पैदा हो जाए। हाय हाय। तो कोई भी स्टेज, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आप कहेंगी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमेशा के लिए क्यूरेबल नहीं है, ये वापस आता है? देखें क्यूरेबल इस तरह मैं कहूँगी कि फॉर द टाइम बीइंग क्यूरेबल बिल्कुल है। स्टेज 1 में मैं आपको बता रही हूँ कि 90% चांसेस हैं कि ये बीमारी वापस ना आए। स्टेज 2 में भी 80-90% तक ही चांसेस हैं। स्टेज 3 में फिर आगे डिपेंड करता है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर की टाइप कौन सी है। वो ट्रिपल नेगेटिव है, HER2 पॉजिटिव है, जो कि एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, जिनके चांसेस वापस आने के काफ़ी ज़्यादा 40-50% तक होते हैं। रिस्क ऑफ रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ज़्यादा आफ्टर 30 ही लोगों को देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स मिलते हैं। मोस्टली 30-35 के बाद लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के इशू शुरू हो जाते हैं। व्हाई इज़ दैट? अच्छा, इसका देखें कि कोई ऐसा सच इसका कोई वो पॉजिटिव तो नहीं है कि वाई आफ्टर 30, लेकिन उसमें देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि देयर आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में हमने अभी डिस्कशन की एज बच्चों का, कि बच्चों का होना या बच्चों का ना होना एज़ अ रिस्क फैक्टर। उसके बाद OCPs, बेसिकली ये 30s एज वही है ना जिसमें ख़वातीन OCPs भी ले रही होती हैं, या बच्चों का भी मामलात इसी एज में चल रहे होते हैं। सो बेसिकली वियर एंड टीयर मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। ये जितने भी हार्मोनल चेंजेस हैं ये हमारे बाकी गायनोकोलॉजिक ऑर्गन्स के अलावा ब्रेस्ट में भी आ रहे होते हैं। सो उसके अलावा कुछ म्यूटेशंस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ में चल रही होती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड अप हो जाते हैं। डॉक्टर अफजा, कोई ऐसी डेवलपमेंट या फिर कोई ऐसी मॉडर्न रिसर्च जो आपको लगता है कि कैंसर के हवाले से अच्छी है, और ये नई टेक्निक्स हैं जिस तरीके से अगर इसको रिमूव करें ब्रेस्ट को और उसके बाद ये कैंसर जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है, कोई ऐसी रिसर्च अभी मुतारिफ हुई है तो प्लीज़ बताइए। नहीं, इस तरह का एज सच नहीं है। इसमें बस ये ज़रूर है कि जो मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो काइंडली जो भी बच्चियां हैं, ख़वातीन जिनको डायग्नोज हुए और आगे जो उनकी बेटियां हैं, काइंडली गेट जर्म लाइन टेस्टिंग डन। किस टाइम के बाद कराना चाहिए? 6 महीने का टेस्ट करवाएं? नहीं, ये बेसिकली एक लाइफ टाइम का टेस्ट होता है। अगर वालदा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है
कि वालदा को भी है, खाला को भी है, वालदा की वालदा को भी था। सो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि अब जो हमने इतनी ज़्यादा कैंपेन्स और ये सब चीज़ें चलाई हैं, तो एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। और ये आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि जर्म लाइन टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, लेकिन उससे ये है कि आपका रिस्क स्ट्रेटिफाई हो जाता है। नादिया की कॉल है लाहौर से, कुछ बात करना चाहती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? वालेकुम नादिया जी, क्या कहेंगी? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी कंपेयरिंग कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये डॉक्टर साहब को जो आप बुलाती हैं, डॉक्टरों को भी उसके वो हमें बहुत अच्छी अवेयरनेस देते हैं और आपकी टीम बहुत अच्छी है जो उसी वक्त फ़ोन सुन लेती है और हमारी बात करवाती है। इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। तो कुछ पूछना चाहेंगी तो पूछिए, डॉक्टर हफ्जा हमारे साथ मौजूद है। मैं आप डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है 12 साल की, छोटा 10 साल का बेटा और 5 साल की बेटी है। और 5 साल हो गए मेरी बेटी सबसे छोटी है, तो 3 साल जब से उनको फीड छड़वाया तो अभी तक वो मेरा फीड आ रहा है। तो बड़ी परेशान थी, मैं डॉक्टर के पास भी गई हूँ। अभी तक क्या, अभी समझ नहीं आया आपकी जो बेटी है क्या है? मैंने कहा है कि मेरी 5 साल की सबसे छोटी बच्ची है, तो मेरा फीड अभी तक आ रहा है। तो इस वजह से मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो उन्होंने कहा था हार्मोन फीड अभी तक आ रहा है, मिल्क आ रहा है। हाँ, तो अब क्या करें उसके लिए? सो बेसिकली उसमें तो ये है कि आपके सारे हार्मोनल लेवल्स, प्रोलैक्टिन वगैरह, किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आप ज़रूर रब्ता करें मैडम, और कुछ टेस्ट्स वो आपको लिख कर देंगे ताकि पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन अभी तक क्यों हो रही है। तो कुछ हार्मोनल लेवल्स हैं वो आपको करवाने की ज़रूरत है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच नादिया जी, आपको मशवरा मिल गया है। प्लीज़ इसके ऊपर जो है ना ज़रूर जाके अमल कीजिए। हमीद लतीफ़ में जाके मैं कहूँगी डॉक्टर हफ्जा से बल्कि मिल लीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। यू आर सो काइंड एंड स्वीट। बहुत अच्छी तरीके से आपने आज ये ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारी बहुत मदद की और आप ये काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और इसमें जो है ना कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, और कोई ऐसा कोई मैसेज अगर कहना है तो प्लीज़ कह दीजिए इधर हमारे जाने से पहले इसी कैंसर प्रोग्राम के लिए। ज़रूर। सो बेसिकली मैं एक मैसेज बस यही आप सबको देना चाहूँगी कि जितना जल्दी इस चीज़ को पकड़ लेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। आप जितना इस चीज़ को छुपाएंगी, ये स्पेशली ख़वातीन के लिए है जो डरती हैं, बताती नहीं हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो क्यूरेटिव है। हम क्यूरेटिव इंटेंट से चलते हैं। ये क्यूरेबल बीमारी है और आप इससे कैंसर फ्री हो सकती हैं, सिर्फ इस शर्त पे कि आप अर्ली डिटेक्शन इसकी करें। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू, इन सब कैंपेन्स, ये अक्टूबर का जो स्पेशल महीना है जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आम आवाम को ये मैसेज पहुंचाना है कि काइंडली अपने जो टेस्ट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे करवाएं, और जहाँ पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो काइंडली आप टाइमली अपने डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। We'll see you after short break. वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। हमारे पास बड़ी अच्छी मेहमान हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड करेंगे। हमने इनको मधु के आप कॉल्स भी कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी है और कोई आप किसी मसले में फंसे हुए हैं इस चीज़ को लेके, बहुत से डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं मगर आपको कोई अभी जो है सूरत हाल नज़र नहीं आई, तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके मशवरा भी ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है रबिया ख़ान जो कि माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, फूड व्लॉगर भी हैं। शी इज़ वेरी फेमस एंड हमारे लिए आज टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। कैसी हैं आप? ठीक आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो बताइएगा कि क्या ग़िज़ाइयत की कमी ख़वातीन में इनफर्टिलिटी का बाइस बन सकती है? बिल्कुल, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसके अंदर एक जो है फर्टिलिटी का भी इशू होता है। अच्छा, अब ये मसला ऐसा नहीं है कि शादी हुई है तो उसके बाद 1-2 महीनों में शुरू हो गया। फिर ये उस एज में जब बच्चियाँ प्यूबर्टी हिट करती हैं, जब उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस टाइम से बच्चियाँ अपनी खुराक को इग्नोर कर रही होती हैं, ग़िज़ा को इग्नोर कर रही होती हैं। फ़ास्ट फूड, बेवरेजेस, ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले डायग्नोसिस होती है PCOS की या PCOD, जो कि बहुत कॉमन आजकल के बच्चे में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाना पीरियड्स का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इट लीड्स टू फर्टिलिटी इश्यूज़।
अच्छा, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, लाइक विटामिन डी वगैरह, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है तो? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी और सेलेनियम। अच्छा। विटामिन B12 जो है ना, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, ये हमें ग़िज़ा के ज़रिए मिलता है। और ये हमें जितने भी ये अंडे हैं, गोश्त है, लिवर है, इन सारी चीज़ों से मिलती है, ये प्लांट बेस्ड नहीं होता। अच्छा, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ सेक्स, होती है हमारी, आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो हाँ। बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी अच्छा। वजह से आप यू आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस या कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब लोग फर्टिलिटी को समझ नहीं पाते। हमारे यहाँ पे शादी के 2 महीनों बाद कहते हैं बच्चा क्यों नहीं हो रहा, लड़की बांझ है, लड़के में मसले हैं। 1 साल तक आप जब ये प्रोसेस होता है 1 साल का, अगर आप कॉन्टीन्यूसली शादी के बाद 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, 1 साल तक आपने कंसीव नहीं किया तो उसके बाद आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर को। 1 साल तक आपने चिल करना है। उसके अगर आप 30+ हैं तो 6 मंथ्स का टेन्योर होता है। फीमेल्स में एजिंग का फैक्टर बहुत मेजर होता है। अगर एक फ़ीमेल 30+ है तो कंसीविंग थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो शादी के 6 महीनों बाद उनको चेक करवाना चाहिए अगर वो 6 मंथ्स ट्राई करते हैं। तो ऐसा है कि एजिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है ग़िज़ा के साथ साथ। अच्छा, और ये इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं, क्या ये डाइटिंग की वजह से भी बढ़ जाते हैं? आपको पता है हर कोई डाइट कर रहा है, कोई कीटो डाइट पे पड़ा हुआ है, कोई प्रोटीन डाइट पे है, कोई अपनी घर की डाइट बना के वो खा रहा है जो उसको अपनी मर्ज़ी से खाना है, मगर डाइटिंग चल रही है फुल। ये डाइटिंग होती नहीं है, ये होता है कि आप फाकों की तरफ जा रहे हैं। लोग बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल एक ही अपने फूड सोर्स की तरफ जा रहे हैं, या तो बिल्कुल कार्ब्स को इग्नोर कर रहे हैं या बिल्कुल फैट्स को इग्नोर कर रहे हैं। हर चीज़ अगर जब तक बैलेंस नहीं ना होती आपकी बॉडी में, तब तक आपको पॉजिटिव चीज़ें नहीं दे सकती है। तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इग्नोर होगी, आपकी फर्टिलिटी भी इग्नोर होगी। अगर आपकी डाइट बैलेंस है ही नहीं तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, जिसमें मेजर फर्टिलिटी का इशू है। हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, स्लीप की वजह से भी आपके हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो स्लीप साइकिल तो सबका ख़राब है, सारे बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं पूरी पूरी रात बैठ के। ऐसा ही है, इसकी वजह से बहुत सारे मसले आ रहे हैं। और सबसे मेजर जो मसला होता है वो टमी फैट होता है, बेली फैट होता है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। जिनका पेट बाहर निकला होता है वो अच्छा? खाने की वजह से नहीं निकलता, फिर कॉर्टिसोल की वजह से निकलता है। इसके बारे में ज़रा एलैबोरेट कर दें, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को समझ कोई नहीं आई। अच्छा, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब आप परेशान होते हैं, आपका जो हाइपोथैलेमस है एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अब रात को ना आप 9-10 बजे नहीं सोते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 11 बजे तक वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी में। ठीक है। आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। अच्छा। आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, आपका पेट बाहर आ जाता है। और ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, आप 1-2 साल मुसलसल आपका स्लीप साइकिल ऐसा ही है। तो उन लोगों के पेट बहुत बाहर होते हैं जो रात की ड्यूटीज़ करते हैं, उनमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो जितने लोग परेशान रहते हैं उनको होता है कि हमारा पेट क्यों नहीं कम हो रहा, फैट नहीं कम हो रहा। असल में वो परेशान है जिसकी वजह से उनका पेट कम नहीं हो रहा। खुश रहेंगे तो पेट भी कम हो जाएगा। क्या बात है, सही। देखिए कितनी अच्छी रिसर्च बताई है। और नो डाउट रात सोने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है और दिन जागने के लिए और सुबह काम करने के लिए। आप फ्रेश उठें तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब रात की पूरी नींद ले लें। ऐसे ही मगर हम तो बस जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया उससे ऑपोजिट चलना है। हमने पता नहीं कौन सी साइंस पैदा करनी है। ऐसा ही है, तो निकालें पेट अपना बाहर पर इसी तरह। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो फूड डेफिशिएंसी होती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इसके दरमियान क्या ताल्लुक़ है और ये इनफर्टिलिटी में कैसे किरदार अदा करता है? अच्छा, डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस। डेफिशिएंसी होती है आप वो प्रोटीन या मिनरल या वो चीज़ नहीं ले रहे जो आपको न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, उससे आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। लेकिन इम्बैलेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लोग कीटो डाइट कर रहे हैं, टोटली प्रोटीन पर आ गए हैं, कार्ब्स को और फैट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो इम्बैलेंस होता है कि आप कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं है। मतलब आपकी प्लेट में अगर 5 चीज़ें होनी चाहिए उनकी जगह आप 3 पे फोकस कर रहे हैं, ये इम्बैलेंस होता है। लेकिन डेफिशिएंसी क्या होती है, आप वो चीज़ कंज्यूम ही नहीं कर रहे। जैसे पालक बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, बहुत ज़रूरी है पालक खाना, लेकिन वो फीमेल्स नहीं खाती हैं और उसकी वजह से उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है और डिफरेंट मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं। और जो है लड़कियां समझती हैं कि शायद सप्लीमेंट्स लेने से वो बेहतर हो जाएंगी। सप्लीमेंट से या आप बिल्कुल टॉक्सिसिटी की तरफ चले जाते हैं, यानी आपने बहुत ज़्यादा की मिकदार में ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, या बिल्कुल आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। तो कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिससे ये सारे मसले हल हो सकें? एग्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है आपकी डाइट में। आपकी फ़िश कम से कम हफ्ते में 3 मरतबा लेनी चाहिए। वो कपल्स जो कंसीव करते हैं उनके अंदर चांसेस, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं वो फ़िश का यूज़ नहीं करते अपनी डाइट में।
और 30 to 40% है, मैं अभी सुबह ही रिसर्च पढ़ी थी, 30 to 40% कपल्स वो हैं जो अंडों और फिश का इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल कंज्यूम करे मेल ना कंज्यूम करे, नहीं, मेल के लिए भी ज़रूरी है, फीमेल के लिए भी ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी तो दोनों के साथ इशू हो सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं। जी। अच्छा, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गई जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी के इतने प्रॉब्लम्स इश्यूज जो हैं आ रहे हैं। पहले ज़माने में तो कुछ नहीं होते थे, लाइक मैं वही बात कर रही थी कि मेरी अम्मी के तो 8 बच्चे थे। इसी तरह मैं किसी पड़ोस की भी बेल बजा लूँ ना, पूछूँ आंटी आपके कितने बच्चे थे, तो वो भी कहेंगे बेटा 10, 9, 8, ये गिनती पक्की होती थी। तो आज के ज़माने में बेल बजाओ तो एक ही बच्चा बाहर आता है, कहते हैं अब्बू ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। और मेरे पास जो मेहमान है रबिया जी, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझा रही हैं। और मैं आपको बोलूँ कि ये जो लाइफस्टाइल है ना, मुझे लगता है ये भी बहुत एक मसला बन गया है हमारा। इस वजह से भी हमारी जो है ना इनफर्टिलिटीज़ वगैरह जो इश्यूज़ हैं वो लोगों के बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। मगर आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ये किस तरीके के लाइफस्टाइल हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आते हैं। लोग आजकल चलना पसंद नहीं करते हैं, लिफ्ट से जा रहे हैं पहले दूसरे फ्लोर पे, चलना पसंद नहीं करते, गाड़ियाँ हैं सबके पास, तो इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। आप काउच पोटैटो बन चुके हैं सब, इधर से उठ के वहाँ पे नहीं जाना। एक तो आप चल नहीं रहे हैं, आपके फैट्स बर्न नहीं हो रहे, आपको जितनी ज़रूरत है एक दिन में चलने की उतना आप नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा आपका स्लीप साइकिल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, स्लीप साइकिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आप कितनी पानी कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बन के ना एक बहुत मेजर चीज़ बना देती हैं, एंड दैट लीड्स टू फर्टिलिटी इश्यूज़। उसके अलावा मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ होता है, यूजुअली कपल्स करते हैं, फीमेल्स करती हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं बहुत सप्रेस हो जाते हैं, जो आपको कंसीव करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के बहुत इश्यूज आते हैं। एक अरसा आपने ECPs का यूज़ किया है अपनी थ्रू आउट द लाइफ 3-4 ईयर्स, और उसके बाद you're एक्सपेक्टिंग कि एकदम से बेबी हो जाए, तो आपकी बॉडी है, इसको टाइम लगता है फिर वापस अपनी रूटीन में आने के लिए, तो उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं कि ECPs के यूज़ से भी फर्टिलिटी के बहुत इश्यूज होते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खानी चाहिए आपको लगता है कि जिस वजह से ये इनफर्टिलिटी इश्यूज़ ना आएँ, आपकी डाइट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए? गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी और गार्लिक, उसके अलावा जिंजर का यूज़ बहुत करना है। ये सारी चीज़ें ना मेल सेक्स हार्मोन्स को भी बहुत बूस्ट करती हैं और फीमेल्स को भी, जो लिबिडो होता है उसको भी इंक्रीज़ करती हैं। अक्सर कपल्स में लिबिडो की जो है ना बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू कंसीव एंड दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द बेबी। तो ये होता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्प करते हैं। उसके अलावा लौंग और दालचीनी, इसका कहवा बना के पीना है। अगर एक फ़ीमेल कंसीव नहीं कर पा रही तो इसका कहवा आपने दिन में 1 मरतबा लाजमी पीना है। दोबारा बता दें कौन सा कहवा आप कह रही है? लौंग और दालचीनी, 7 से 9 ऑड नंबर्स में लौंग लेने हैं और एक दालचीनी का इतना सा टुकड़ा लेना है। उसको आपने 1 कप पानी में उबालना है, और जब वो आधा कप पानी रह जाए उसको आपने पी लेना है। अच्छा। निहार मुँह नहीं पीना, आपने दिन के किसी भी टाइम पीना है, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, लेकिन खाने से 1 घंटा पहले या घंटा बाद पीना है। अच्छा, ठीक है। इससे जो फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे जो आपको कंसीव करने में हेल्प करते हैं, आपके जो एग रिलीज होता है उसके लिए होते हैं। अच्छा, लौंग की तासीर भी गर्म है, दालचीनी की भी गर्म है, और दूसरी बात ये कि जो दालचीनी है वो नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी बहुत अच्छा है, और दूसरा वेट लूज भी लड़की का होगा। अच्छा, वेट का भी मसला होता है, अगर वेट ज़्यादा है तो ये इनफर्टिलिटी इश्यूज़ बहुत आते हैं, क्योंकि जो गायनी है वो मोस्टली आपको कहती हैं जब आप कभी उनके पास जाएँ इश्यूज़ लेके, तो आपको सबसे पहले कहेंगी कि बीबी वेट कम करो, अपना पेट अंदर करो, अपना वज़न कम करो, ये वेट है तो इतने पे आओ। तो व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ एलैबोरेट। जो हमारा आइडियल बॉडी वेट है उसका मतलब ये होता है कि इस वेट पर आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सब उस पर जाके ठीक होंगे। अब एक खातून जो कि जिनका वेट गेन है, डेफिनेटली उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका बहुत डिस्टर्ब होता है, उनको पीरियड्स टाइम पर नहीं होते हैं, और अब तो ये बहुत छोटी छोटी बच्चियों में भी आ चुका है मसला, सिर्फ लड़कियों में नहीं लड़कों में भी। जब तक आप एक वेट ओबीस हैं, आप ओवर वेट हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको।
आपके जो हैं हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाते हैं। उसके अलावा उनको इतना बुली किया जाता है कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये लेट मैरिजेस भी तो होते हैं राबिया, अब आप लेट मैरिजेस भी तो नहीं बल्कि होते ही लेट मैरिजेस हैं आजकल, तो जितने लोग हैं शादी लेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा जी, लेट मैरिज पे अब ये प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो औरत है ये किस एज तक फाइनल बच्चे कंसीव कर सकती है प्लीज़? मैंने भी आपको बताया था कि 30+ के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब मगर और लास्ट क्या टाइम लगता है आपको लगता है? मेनोपॉज होता है 40-45 में, अब लेकिन जल्दी हो गया। अच्छा, इससे भी पहले हो गया? हाँ, अब मेनोपॉज 39-38 में अक्सर औरतों को हो जाता है कि उसके बाद उन्हें पीरियड्स नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, मेनोपॉज कहते हैं एक टाइम तक आपको पीरियड्स होते हैं, उसके बाद आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हड्डियों के मसले और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे पहले एवरेज लाइफ स्पैन जो था वो 60 ईयर्स का था, उसके बाद 40 का हुआ, अब 35 तक आ गया। ज़िंदगियाँ भी कम होती जा रही हैं, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके शादी करें। टीन एज में हो जाए तो बेहतरीन है, नहीं होती तो 20s में हो जानी चाहिए, अर्ली 20s में। अच्छा, जल्दी शादियाँ होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग जब तक बिल्ड नहीं होती है यू विल नॉट गो फॉर। ये सारे हार्मोन्स इश्यूज, ये सब कुछ, प्रेगनेंसी इश्यूज, ये सब कुछ आप कहती हैं कि लेट मैरिजेस की वजह से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ रहा है। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि गलत इंसान से जल्दी शादी कर लो और पूरी ज़िंदगी पछताओ, ये भी नहीं है। एक सही इंसान दे के सही टाइम पे शादी हो जानी चाहिए। गलत इंसान को सही करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, वरना आपकी सेहत गलत हो जाएगी। exactly. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया, हमें बताया। एक आखिरी सवाल भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो भी बता दें कि जो सप्लीमेंट्स वगैरह होती हैं ना, जो मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गई, कोई ऐसे मेडिसिन जो डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर देते हैं समटाइम्स, या फिर किसी से सुना के तो औरतें जाके फार्मेसी से ख़रीद लेती है, इज़ दैट रियली कारआमद कोई है इसका बिजनेस, या फिर बस बेकार है, इनको नहीं खाना चाहिए? सप्लीमेंट्स आपकी जितनी भी कमी है उसको पूरा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम डायग्नोसिस के बगैर, ब्लड टेस्ट होते हैं बाकायदा, आपके मिनरल टेस्ट होते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, जब तक वो डायग्नोस नहीं होती आप सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते। अगर आप लेते हैं तो आपको प्रॉब्लमेटिक होती है। लोगों को पत्थरियाँ बहुत होती हैं आजकल, किडनी में हो गई, ब्लैडर में हो गई। उसकी वजह ये होती है कि आप इतने सारी सप्लीमेंट्स अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं और आपको लग रहा है वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन वो आपको पत्थरी कॉज कर रही है, वो डिफरेंट चीज़ें आपको कॉज कर रही है। तो जब तक आप खून के टेस्ट नहीं करवाते तब तक आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, या डॉक्टर या डाइटिशियन कोई सिम्टम ऐसा देख रहा है कि वो सजेस्ट करे। जैसे हमें पता है कि अगर एक बंदे के उसके हाथ ख़राब हुए हैं, नाखून ख़राब हैं, बाल ख़राब हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है और फिर सप्लीमेंट्स उनको करते हैं रेकमेंड। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया आपने, एंड यू आर सो स्वीट एंड काइंड। टाइम आपने निकाला अपने फैंस के लिए और यहाँ पे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से राबिया ने बताया उसको थोड़ा सा जूस करके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी के जो मसले आते हैं नाज़रीन, वो ये है कि मेन जो पॉइंट्स मैंने भी राबिया से सुने, एक तो लेट मैरिजेस, ठीक है, ये आप समझ जाएं कि लेट मैरिज होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आपके मोनोपोल्स जो है वो ख़त्म हो सकते हैं आफ्टर 40, किसी भी टाइम 39 के बाद, तो यू कैन नॉट हैव द बेबी एंड इस तरह के ड्रीम्स ना देखिए, फिर छोड़ दें अगर आपने फिर से लेट मैरिज इन्जॉय करनी है, बट बच्चे नहीं हो सकते फिर। उसके अलावा जो आपका लाइफस्टाइल है जो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से भी ये सारा इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। डाइटिंग करने की वजह से भी इनफर्टिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा जो और क्या था तीसरा, आपने क्या लास्ट क्या कहा था? ECPs जी, ECPs, यस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो आगे जो पिल्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है ना, कि जिस वक्त अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है, उसके बाद में जब प्लान करते हैं तो कुछ नहीं होती, तो इन सारी चीज़ों का एहतियात कीजिएगा। ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अल्लाह ताला सबकी गोद भरे, सबको बच्चा जो है वो नसीब करे, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान हमने यहाँ पे मधु किए हैं, क्योंकि एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो पर्सनैलिटी भी फिर वैसी होनी चाहिए थी, मगर मैं बताऊँ कि मौजू क्या है। मौजू है सस्ती शादी। जी जनाब, आज के दौर में क्या सस्ती शादी होती है? क्या सस्ती शादी की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो वो कैसे मुमकिन है? क्योंकि पाकिस्तान में सस्ती शादी तो बहुत अहम है। देखिए जी, बच्चा जैसी पैदा होता है ना, तो हम उसको कहना शुरू कर देते हैं तुम्हारी टीचर से शादी करा दें, तुम्हारी फलाने से शादी करा दें, ऐसी है। तो हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि लड़की जो है बेचारी वो तो ख़ाद देख रही है बचपन से, शादी 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 शादी। क्या ये सारी सोचें जो हैं हमें प्रेशराइज़ कर देती हैं कि शादी
बड़े धूमधाम से करनी चाहिए हमें, बड़े बड़े महंगे लहंगे पहनने चाहिए, डिज़ाइनर्स के, ज्वेलरी, जेवरात, कंगन शंगन सब कुछ पहन के सज धज के, तो आपने पूरे घर बाहर पूरा शोर मचा के इंटीरियर करके पैसा खर्चा करके शादी करनी, तो किस तरीके से फिर सस्ती शादी मुमकिन है? क्योंकि हम तो बचपन से ही ख्वाब दिखाते आ रहे हैं। तो इसके पे बात करने के लिए हमारे पास जो मौजूद हैं वो हैं रुबा हुमायूं जी, जो कि डायरेक्टर मैच मेकिंग है और CEO डोर ऑफ अवेयरनेस स्कूल, फाउंडर मैच मेकिंग 101 वुमेन CEOs ऑफ पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मतलब इतना बड़ा डेजिग्नेशन है आपका, ये भी मैंने कम पढ़ा है, मैं अभी देख रही थी प्रोफाइल आपका। यू आर सच एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये 101 CEOs ऑफ पाकिस्तान जो है ये क्या सिस्टम है, कैसे बनी आप माशाल्लाह से, और ये आपको ओहदा कैसे मिला? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ज़ीशान ज़िया राजा साहिबा ने बनाया, और इसमें पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन का वो 101 वो ख़वातीन 101 ख़वातीन को इकट्ठा किया है जो कि कुछ इनक्रेडिबल हैं, जो कोई काम ऐसा डिफरेंट किया है जिन्होंने, तो उसमें हर ऐसी खातून को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। अब इसके 2 वॉल्यूम आ चुके हैं, तो उन दोनों वॉल्यूम्स में मेरा इंटरव्यू शामिल है। वाह वाह। तो रुबा जी मुझे बताइए कि सस्ती शादी जो है आज के दौर में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी हमारी एक तो अवेयरनेस चाहिए, हमें अल्लाह से थोड़ा सा राब्ता हमारा मजबूत हो, और दुनिया को दिखाने के लिए जो बहुत से काम हम कर रहे होते हैं ना, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। देखिए इस्लाम ने भी बहुत सिंपल शादी का, देखें आप मस्जिद में जाते हैं, 4 गवाह हो, निकाह हो और आपकी शादी मुनक्किद हो जाती है। बाकी वलीमा जो है वो भी सुन्नत है, लेकिन जो सिंपल तरीन शादी हो सकती है वो मुझे कोविड में देखने को मिली, क्योंकि लोग जाते हुए डरते थे, तो कोविड में 4-4 गवाह पूरे करने मुश्किल हुए होते थे लोगों की, तो वो शादियां भी तो हो ही गई हैं ना। बेशक। तो ये जितने भी हमने ज़्यादा बड़ी बड़ी तकरीबात और लेना देना, ये सारा नाक रखने के लिए कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो एंड पे इन्ना लिल्लाह ही कहती है बस, और तो कुछ नहीं कहती। सीरियसली। तो हमें एक तो अल्लाह को राज़ी करना, हमारा जब मतमा नज़र होगा ना, तो हम बहुत से दिखावों से निकल आएंगे। और लड़कियां इस कदर जो बाज़ रिश्ते ना होने की वजह से और बाज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियाँ अनमैरिड बैठी हैं। ये एक सर्वे के मुताबिक मुझे जब पता चला तो मेरा दिल खून के आंसू रोया कि देखें ये क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमें अपनी थोड़ी सी इन चीज़ों से बाहर आना होगा, दिखावों से बाहर आना होगा, और ये काम करने में पहल करनी होगी लड़के वालों को, क्योंकि लड़के वालों का अगर प्रेशर ना हो तो लड़की वाले बहुत इजी हो जाएंगे। इस तरह से दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक घर आबाद करें, और जो भी विरासत की बजाय जब जहेज़ अब रखा जाएगा ना, तो फिर ये मसले होंगे। अगर हम विरासत में बच्चियों को हिस्सा देना शुरू कर दें तो ये जो जहेज़ के और बहुत से इस तरह के और फंक्शंस पे करोड़ों रुपए खर्च करके लोग लोन ले लेके, कर्जे ले लेके और ये फंक्शन कर रहे होते हैं, और दुनिया आती है खा के चली जाती है और कहते हैं नमक कम था, फलां मटन नहीं था, देखो चिकन रख दिया। उन्होंने तो कीड़े ही निकालने हैं। उनको खुश करने की कोशिश करते हैं जो कभी राज़ी नहीं होंगे। तो बेहतर है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और अपने फंक्शंस भी सिंपल करें, शादियों को मुख्तसर और शादियों को सिंपल करें, ताकि जो अगला एक ख़ानदान बनने जा रहा है वो फाइनेंस उनको दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, उनको अपने अच्छे तरीके से कोई घर आबाद करने में आसानियाँ हों। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जबकि जैसे एक मैं मिसाल भी अभी आपकी बातों में चीज़ों की उसमें सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने जब किसी को पैदा किया होता है इस दुनिया में, आँख खोली होती है जब किसी बच्चे ने, बच्ची ने, तो उस बच्ची की कान में जब उसका बाप दादा जो भी रिश्ता कान में अजान दे रहा होता है, ठीक है, तो वो अजान वो वाली होती है ना जो नमाज जनाजा, जब बच्चा या बड़ा जो भी जब वो मर जाता है तो उसके कान में या उसकी नमाज में, उस प्रेयर में वो अजान नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो नमाज जनाजा की तो आपको पता है अजान कोई नहीं, वो अजान बच्चे के कान में उसी वक्त दे दी जाती है जब वो पैदा होता है। इसका मतलब कि पैदा होते ही उसको सुपुर्द कर दिया जाता है अल्लाह ताला के कि उसकी नमाज जनाजा की अजान उसके कान में दी जा रही होती है। उसके बावजूद हम ये बीच के इतने जो अखराजात, इतने ये जो तमाशे हैं और ये जो हम पैसे लोगों को दिखाने के लिए ख़र्चा वर्चा कर रहे होते हैं, हम फिर भी बीच में तमाशे कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये 2 नुकसान है। एक तो देखें कि अपना इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ख़र्चा करना, दूसरा ऐसे लोगों को एक ऐसी मिसाल बनना कि वो सोचते हैं कि शायद हम ये करेंगे तो हम अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, तो वो लोग कितने डिप्रेशन में जाते हैं। तो सोसाइटी में मसाइल का मैं समझती हूँ आगाज़ होता है जब इस तरह के बड़े बड़े फंक्शंस और इतनी ज़्यादा ख़र्चों वाली शादियाँ होती हैं, और वो दिखाने से एक तो दिखावा होता है, दिखावा अल्लाह ताला को वैसे ही पसंद नहीं है, और दूसरा ये कि उन लोगों को डिप्रेस करने का मूजिब बनता है। तो माशरे में जो इतनी बेचैनी है वो इसी
इसी वजह से। आपको पता है मेरी इतनी सहेलियाँ हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं, मगर पता है मुझे पहले फ़ोन करके कह देती हैं कि फ़िज़ा तुम शोबिज़ में हो, तुम तो मॉडल भी हो, तो भाई तुम हमें डिस्काउंट्स दिलवा के भी दे देना, हम तो आ रहे हैं, तो हमें इस वाले डिज़ाइनर से, फ़लाँ डिज़ाइनर से हमें उसका लहंगा चाहिए, उससे मेहंदी का कपड़ा चाहिए। अब वो डिज़ाइनर शुरू ही 25 लाख से 35 लाख से होता है। मेहंदी का जोड़ा बता रही हूँ मैंने भी आपको, शादी का जोड़ा नहीं पता है। जो आजकल शादी का जोड़ा किसी अच्छे बड़े डिज़ाइनर का वर्थ करता है वो 40-45 लाख का करता है। और मैं समझती हूँ न्यू जनरेशन में अगर ये अवेयरनेस आती है, तो मैंने अभी बहुत सी सिंपल शादियों की मिसालें मेरे सामने आई हैं, उसमें बच्चों ने खुद कहा है कि हमने इतनी ज़्यादा एलेबोरेटेड और इस तरह के एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं करने, सिंपल शादी घर से करनी है, घर से घर तक हमने जाना है, हमने कोई बहुत एक्स्ट्रा क्या ये अच्छा नहीं है कि जो हमने खर्चे करने फजूल के, लोगों को दिखावे करने और फिर तमाशे करने, वही पैसे हम वो उस बच्ची के हाथ में दे दे कि कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा वक्त हो तो तुम उसके लिए अपने पैसे संभाल सकती हो, या अगर तुम्हें अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, कुछ करना है तो वो कर सकते हो। जैन की कॉल है, इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम, क्या हाल है मैडम, ठीक है? अब ठीक ठाक जी जैन, मजे में भाई, क्या कहेंगे आज इस टॉपिक पे? सस्ती शादी पे बात हो रही है। आपके प्रोग्राम टॉपिक बड़े अच्छे होते हैं जी, शुक्रिया। तो अभी ये जो टॉपिक चल रहे हैं इससे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप शादियों के मसाइल या वो बता रही हैं उनके अखराजात, लेकिन ये इससे नहीं जा रही कि रूट कॉज क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह है कि हम कुरान से दूरी है हमारी, हम जो है कुरान को हमने छोड़ दिए है, जिससे इकबाल ने भी कहा था कि वो तो मुअज़्ज़िज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अरे वाह। तो जो कुरान को हमने छोड़ दिए, बेस पे आए कि जिस वजह से सारे ये मसाइल जन्म ले रहे हैं, तो वो उस वजह से है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। तो खुदारा कुरान की तरफ आए, बच्चों को कुरान से रोशनास कराएं, ये चीजें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जब बच्चे की ये बात अपनी असल की तरफ वापस आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त माशरे में बेचैनी है उसकी वजह यही है कि एक दूसरे को देखा देखी मुकाबला लगा हुआ है कि उन्होंने फ्लावर डेकोरेशन इतने लाख की कराई थी, हमने भी इतने लाख की, हमने उससे बढ़ के करवा दिए। उन्होंने फ़लाँ काम और दुल्हनों के जोड़ों के ऊपर वहाँ कहाँ से तैयार हुई हैं और ये यानी कि कितने गेस्ट थे और क्या क्या कितने फंक्शन हुए। बहुत से मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो कि मकरूज़ हैं और वो इतने शादी के फंक्शन रखते हैं और बाद में कर्ज़े उतारते रहते हैं कि हमारी नाक ना कट जाए। जी, तो अल्लाह के आगे जब वो उन कोई फ़िक्र नहीं कि हम अल्लाह क्या कहेगा, फजूल खर्च को अल्लाह ताला ने क्या कहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी गलतियाँ हो रही है कि कुरान पाक की सूरतें तो पढ़ पढ़ के दम कर रहे होते हैं एक दूसरे को भी, बच्चों को भी, घर में सबको, मगर होता क्या है कि जो कुरान में लिखा है, जो सूरत का मतलब है, ठीक है, जो आयत का मतलब है, उसको समझने का कोई टाइम नहीं है, ना उसको अपने ऊपर तारी करेंगे समझ के। इसी वजह से भी कुरान से दूरी है। एक और कॉल है, याहिया की शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया जी। वालेकुम सलाम फिजा बहन, कैसी हैं आप? क्या बात है, जरूर कोई बहुत ही अच्छी बात करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चले जी टॉपिक पे बात करें, क्या कहेंगे याहिया भाई? आज सस्ती शादी पे बात हो रही है। बिल्कुल, मैं देखिए फिजा, मैं तो इस बात का सतीश से ताई हूँ। बात ये है कि जो आजकल शादियां जो है ना, यकीन करें बॉलीवुड की शादियां हो गई। हाँ। इनकी देखा देखी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म बन रही है। आप बिलीव करें, उससे पता क्या प्रॉब्लम, मैंने जो किया बाकी हमारे कराची में शादी की, उसमें इतना एहतमाम हुआ, दूल्हा दुल्हन की फोटो सेशन ऐसे हो रहा था, शूटिंग हो रही है और जो मेहमानों को कुछ पूछ नहीं रहा था, तो ऑडियंस में तो वो एक फोटोग्राफर ने कहा कि जो है आप ऑडियंस जरा साइड में हो जाएं। तो मैंने उसके भाई को बुलाया, मैंने कहा भाई हम मेहमान हैं, हम कोई फिल्म देखने नहीं आए, आप अपने मेहमानों को एंटरटेन नहीं कर रहे। तो शादियों का ये ट्रेंड बन चुका है। और बात ये है कि गणेश जी के जिनको अल्लाह ने पैसे से नवाजा करें तो समझ में आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब एक बेटी की शादी पे आपने पैसे खर्चे अच्छे खाते, उसके बाद आप अगर मकबूल फिर वो दूसरी पे करने पाए तो इतनी बेइज्जती वाली लोगों की फीलिंग होती है। लेकिन बात ये कि हम कुरान की बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू से फिजा, मैं बड़ा माजरत खान और वही से बात करूंगा, मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो हमने एज ए हिदायत इसको नहीं लिया, एज ए बरकत ले रहे हैं कि भाई बरकत आ रही। बरकत कैसे आएगी जब हिदायत नहीं होगी, जब उसको पढ़ेंगे नहीं तो हिदायत तो मुमकिन ही कोई नहीं है। क्या बात है जी, क्या मेरा बात है? सवाल इनसे, मेरा सवाल जो है, देखिए बात हम सब बातें बना रहे हैं। मैंने तो आज अपनी बहन को, अपने बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनसे कहा कि देखो जो ओवर स्पेंडिंग नहीं शादी में करेंगे, ये पैसे आपके बच्चों के काम आ सकते हैं ना। ये आप लोग खा पी के कपड़े देख के कौन किसको याद रहता है, फिर वही बुराई करेंगे, यार खाने में नमक कम था, कोई जगह कपड़े ऐसे सिलवा दिए और ये कर दिया, बातें तो बने। बोतलें गर्म थी, खीर जल्दी खत्म हो गई, चावल रखे नहीं।
सही बात है, बहुत सही बात कर रहे हैं। लोगों का तो काम है कहना, बातें तो करनी है। उन्हें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप या की बात का जवाब भी दीजिएगा। बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने टिका के बोली है। आप बताइए ना ज़रूर, जो आप हमारे साथ शेयर करी थी वाक़यात। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ना शादियों का जो मसला है बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। लोग शादी इसलिए डिले कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतने करोड़ होंगे तो हम ये इतने ढेर सारे फंक्शन कराएंगे। कोई केस बताएं। और बाकायदा लोन लिए जाते हैं और इतने बैंक लोन उनके पास होते हैं, फिर उसके बाद वो शादियों के इतने ढेर सारे फंक्शन कराते हैं और पता चलता है अभी शादी की एनिवर्सरी भी नहीं हुई और डिवोर्स हो गई है। तो ये जो दिखावे की शादी है उनकी फिर यही असल जो मसाइल का वो सामना होता है उन्हें। दुनिया को खुश करने के लिए और दुनिया दिखावे के लिए सारे काम किए जा रहे होते हैं और उसके बाद बीच में असल रूट कॉज जो होता है वो फिर उसके ऊपर तो काम ही नहीं हुआ होता, ना अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ किया होता है। और लड़की वाले बेचारे वो भी प्रेशर में होते हैं, वो भी कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं, ये भी कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं और फिर फाइनेंशियल इस तरह के मसाइल आते हैं कि वो आगे डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो ये इस तरह की मिसालें हमारे सामने, और मीडिया भी इसमें बहुत रोल प्ले कर रहा है। मीडिया ने भी ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं जो लोगों ने नहीं भी सोचा होता, वो भी दिखा दिखा के उनको उस तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो मीडिया भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अच्छी मिसालें कायम करें, अच्छे ड्रामे ऐसे दिखाएं कि लोगों का माइंडसेट अच्छी डायरेक्शन में जाए। तो ये इस वक्त जो सोसाइटी में जो मसाइल है मैं समझती हूँ उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो मीडिया भी अपना रोल प्ले करे। मीडिया भी, मैं आपको बताऊं, मीडिया में जैसे कुछ बहुत से ऐसे मॉर्निंग शोज़ भी हैं, ड्रामास तो देखो दिखा ही रहे हैं, ये तो फैक्ट सी बात है। वो चीज़ दिखाने जो रियलिटी से दूर है। मगर हमारे बहुत से ऐसे मॉर्निंग शोज़ भी हैं जो बहुत सी ऐसी फेक शादियाँ करते हैं। जस्ट कोई असल शादियाँ नहीं होती, बहुत ही कोई रेयर कोई हो भी, तो अगर रेयर भी हो भी रही हैं कुछ सही शादियाँ भी, तो इतने ज़बरदस्ती के इतने सेट पे पैसे लगाते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एज अ गेस्ट उधर बहुत सी शादियों को अटेंड कर चुकी हूँ मॉर्निंग शोज़ की। तो जो प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरीके का जो दिखावा, इतने सेट पे पैसे लगाना, फिर उसके जो है ना कपड़ों पे दुल्हन के, फिर गेस्टों के, फिर सेलिब्रिटीज़ को बुला के ऐसे महंगे महंगे लहंगे पहनाना। ठीक है, अब अपने तरफ से उनकी तो प्रमोशन चल रही होती है, उनको तो पैसा आ रहा है, डिज़ाइनर की तरफ से भी हर एक का स्पॉन्सर का पैसा पकड़ने, ज्वेलरी का भी, लोगों का भी, केटरिंग का भी। ठीक है, मगर जो बाकी बंदे सामने बैठ के देख रहे हैं वो तो उल्लू बन रहे हैं ना। उनको क्या पता, वो तो ऐसे खोता दिमाग लेके बैठ जाते, कहते अच्छा ये पहना था, मैं भी पहनूंगी। अम्मी ये देखें इस शो पे, मॉर्निंग शो पे, ये देखें लड़की ने दुल्हन, मैं भी पहनूंगी। वो सेलिब्रिटी ये पहनी, अम्मी मैं भी पहन। अब वो बेचारी माँ खप खप के वो माँ जो बच्चों को खुद कपड़े सी के पहनाती थी बचपन में, ठीक है, अपने कपड़े, मोस्टली ये होता था माँ के कपड़ों में से कपड़ा बच गया तो माँ अपनी बच्ची के कपड़े पेवनों में जोड़ के तो खूबसूरत एक नया डिज़ाइन बना के बच्चों को पहनाती थी। यही ट्रेंड था। हमारी अम्मी ने तो ऐसे पहना। आज के दौर में वो बच्चियाँ जो हैं वो डिमांड कर रही हैं 30-30, 35-35 लाख के लहंगे। तो वो जो बाप है, वो जो बेचारा मस्जिद जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है, और वापसी में उसने कोई रास्ते में राशन लेकर आना है, कोई आटा, कोई सब्ज़ी, कोई फल, तो वो तो किस डिप्रेशन में आता होगा कि मेरी बेगम ने कहा कि बच्ची ने इतने लाख का जोड़ा पहनना है, तो मेरे पास तो शादी के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, मैं इस बच्ची की ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ। मतलब वो बाप को पता है मैं नहीं कर सकता पूरी, मगर उसको जो मेंटल टॉर्चर और प्रेशर है, आपको नहीं लगता कि बाप के कंधे वैसे ही बोझ तले होते हैं जब बेटियाँ पैदा हो जाती हैं। अब वो किसके आगे जाके हाथ फैलाए, किसके ठुड्डे खाए, किसके आगे जलील हो, किसके आगे भीख करे। मतलब भिखारी से वो थोड़ी जो रोड पे मिल रहा है, भिखारी तो वो भी आपने अपने बाप को भी बना दिया। माँ भी वो जो जेवर उसने अपने बीमारी के लिए, बुढ़ापे के इलाज के लिए, कि मियाँ बीवी कभी किसी उम्रे में निकल जाएं किसी एक बच्चे की शादी करके, या हज कर लें, या कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लें, या किसी बीमारी इलाज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, वो पैसे उनको अपने बच्चों की शादी के लिए फूटी फूटी कौड़ी देने के लिए जेवर बेचने पड़ रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी शादी का, मुझे बताएं ना। क्या ये बच्चे नहीं सोचते? मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। अभी पिछले कुछ सालों में मेरे सामने एक फैमिली की शादी आई है जिसमें मैंने देखा है कि एक बच्ची थी, उसे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी बड़ी एलेबोरेटेड, बड़ी फैंटेसी की शादी हो। उसने अपने पेरेंट्स को तंग कर करके इतने ढेरों फंक्शन कराए और सारा कुछ कराया, बहुत ज़्यादा उसने अपने जहेज़ भी लिया, सारा कुछ। दूसरी बहन थी, वो कहती मुझे इस तरह की शादी नहीं करानी, वो बहुत रियलिस्टिक थी ना। तो उसने कहा मुझे सिंपल सी शादी चाहिए जितने मिनिमम गेस्ट आ सकें, और उस तरह से सिंपल सी शादी। दोनों बच्चियां घरों में आबाद हैं। पेरेंट्स जो है ना वो उसकी छोटी वाली जो है ना उसको इतनी दुआएं देते, कहते तुमने तो हमें कोई किसी कर्जे में डाला ही नहीं था, हम तो बड़ी वाली के कर्जे अभी तक अदा कर रहे हैं। सालों हो गए वो बेचारे कितने बैंक्स के कितने कर्जे लेके तो उन्होंने पहली शादी की। दूसरी वाली जो थी वो खुद ही नहीं थी, उसका इतना माइंड नहीं था। मैं समझती हूँ बच्चे भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना प्रेशर डालते हैं कि हमारी शादी में ये नहीं होगा, हमारी शादी में ये नहीं होगा। अगर बच्चे थोड़े से रियलिस्टिक हों, और अब बच्चे, नई जनरेशन जो है वो अच्छी सोच रखती है, उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों से अपने पेरेंट्स को निकालें।
वो उन्हें कहें कि रियलिस्टिक हों और सिंपल शादियाँ करें, हमें इस तरह की शादियाँ नहीं चाहिए। वो कहते हैं नहीं हमें डांसिंग फ्लोर ये चाहिए वो चाहिए, सामने हल्ला गुल्ला करना है। हल्ला गुल्ला भी अगर करना चाहें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इतने ज़्यादा उनको फंक्शंस और इतने ज़्यादा कुछ करने के लिए जब प्रेशराइज़ किया जाता है, बेचारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे की ख्वाहिश है। अक्सर पेरेंट्स आप देखें वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की ख्वाहिश थी इसलिए हमने किया और इतने कर्ज़ों में हम डूब गए। तो ये चीज़ें बच्चे भी बहुत से अपने पेरेंट्स को ईजी कर सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ सिंपल शादी के लिए लड़के वालों को बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि हमारे बच्चे की शादी पहली शादी हमने तो इतने फंक्शन करने हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो ज़रा अगर फ़र्ज़ करें अफोर्डिंग भी हैं पेरेंट्स अगर लड़की वाले, तब भी उन्हें कहें कि आपने बच्ची दे दी तो सब कुछ दे दिया, हमें बहुत ज़्यादा फंक्शन आपके ऊपर नहीं डालने, एक आध फंक्शन रख लें या फिर कंबाइंड फंक्शन रख लें। कंबाइंड फंक्शन से बहुत अच्छा एक देखें, उससे ये होता है कि एक तो फंक्शन भी कम हो जाते हैं, लोग जा के भी तंग आए होते हैं, कहते हैं इनकी और दोनों शादी अपने खानदानों को भुगता देंगे एक ही फंक्शन में, एक ही कंबाइंड उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ये हो हाँ। सकता है। लेकिन अगर लड़के वाले कर लेते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लोगों ने इतनी बातें उन्होंने खा के भी करनी है और उन्हें अगर एक फंक्शन में जाना होगा तो तब भी वो करेंगे, उन बातें तो उन्होंने करनी ही करनी है। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब अगर इस तरीके का अगर यही अवेयरनेस मुझे लगता है फैले, लोगों में समझ आए, शऊर आए और ये फैसला करें कि भाई हमने इसी तरीके से कम खर्च में शादी करनी है और जो पैसा जो चीज़ें हमने अय्याशी में दिखाने में लोगों को नुमाइश में लगानी वो अपने बच्चे को साथ दे रहे हैं, ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं दे रहे अपने लिए सेव करें, अगर आप इतने खाते पीते घराने से नहीं, आपके बुरे वक्त के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छे किस्से भी हमारे साथ शेयर किए। तो ये सारी मिसालें आपके सामने हैं, अपनी शादी को खुद सस्ता बनाइए, ठीक है। वो जैसे चलती है ना सस्ती शोहरत, आजकल लोग वायरल होने के लिए कोई भी मुंह से ऐसी बात कर देते हैं या कोई ऐसी वीडियो ज़बरदस्ती की बना लेते हैं जहाँ पे सस्ती शोहरत मिल जाती है। तो ये शादी को भी सस्ती शोहरत ना बनाएं और सस्ती शादी जो है उसके ऊपर ज़रा देखिए कि किस तरीके से आप अपनी बेटी की अच्छी शादी कर सकते हैं, अपने बेटे की अच्छी शादी कर सकते हैं। रिश्ता अच्छा होना ज़रूरी है, ख़ानदान अच्छा होना ज़रूरी है, खून अच्छा होना ज़रूरी है, पीछे से नस्ल अच्छी होना ज़रूरी है, ना कि ये फंक्शंस अच्छे होना ज़रूरी है। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना एतबार करूं, मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, प्यार करूं। जी जनाब, वहीद मुराद साहब की आज हैप्पी बर्थडे है और क्या स्टार, क्या एक्टर, क्या सुपर हीरो, क्या स्टाइल। इनको कहते थे चॉकलेटी हीरो, ये पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। और इनकी फ़िल्मों की डिटेल्स मैं अभी आपको यहाँ पर बताना शुरू करूँ। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जितने जितने लोग इनके फ़ैन हैं जो उनको देख रहे हैं, यूथ, आज की भी यूथ वहीद मुराद साहब को बहुत पसंद करती है, देखती है। ये वो स्टार है जिनको जानती है, क्या बात है। इनकी फ़िल्मों की एक ऐसी तवील लिस्ट है जिसमें उनकी सारी सक्सेस, जो उनकी कामयाबी, उनकी मेहनत, मुशक्क़त, वो सब कुछ दिखती है। क्या फ़िल्म थी ज़लज़ला, आपको याद है उनकी एक फ़िल्म हीरो, इसलिए तो चॉकलेटी हीरो। और वो मांग मेरी भर दो, क्या बात थी इनकी फ़िल्मों की। उसके बाद मांग मेरी भर दो के बाद इंडिया में भी एक फ़िल्म आई थी इसी नाम के साथ, आई लव यू। आपको नहीं कह रही, इनकी फ़िल्म का नाम था आहट। आहट से मुझे एक शेर याद आया, आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई मंडलाए तो लगता है कि तुम हो। आय हाय हाय, ऐसे ऐसे क्या उनकी सक्सेस फिल्में, घेराव कैसे भूल सकते हैं, क्या कामयाब फिल्म थी इनकी। सिनेमा घर जो थे वो भर गए थे, ठीक है। और एक इनकी फिल्म थी किरण और क्या थी, है किरण और काली, हाँ किरण और काली एक इनकी, मेरे ख्याल से हम राइट, किरण और काली इनकी एक फ़िल्म थी। उसमें कौन था ये मुझे याद नहीं है, मगर उन लड़की का मुझे एग्जैक्टली, दिल ने फिर याद किया भी एक फ़िल्म थी, है ना, वो भी अच्छी थी। उसका भी एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, वो उसी फिल्म का गाना था जो ऑर्गन पे बैठ के गाते हैं, तुम यूं क्यों कर रहे हो, है तुम्हारे अंदर जो मीना कुमारी आ गई। मीना कुमारी ने कभी भी जो है ना वहीद मुराद के साथ फिल्म नहीं की, मरे। अच्छा, तो फिर ऐसे ऐसे काम इनके, प्यारी, बदनाम, हाय हाय, इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने की हैं, बड़ी कामयाब फिल्में की हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने इंडस्ट्री में। एक यूनिक स्टाइल के साथ आना और अपने वर्सेटाइल स्टाइल के साथ अपने आप को मनवाना और फिर इतना अच्छा काम करना। और मैं बताऊँ उस वक्त के टॉप हीरो में थे, ठीक है,
इतना अच्छा काम करते थे कि इनके स्टाइल को कॉपी करने के लिए जितनी यूथ के नए जनरेशन के लोग आते थे, इनके धूल भी नहीं पैरों की छू सकते थे, क्योंकि जितनी एफर्ट, इतनी मेहनत। एक गाना मैंने तो आपको स्टार्ट में बड़ा सुना दिया, एक जो सबको याद रहता है, अभी जितने भी फंक्शंस हो जाएं, किसी की शादियां हो जाएं, उधर भी फ़ौरन जो है ये गाना शुरू हो जाता है। वो कौन सा है? यार मिलके गाना मेरे साथ, इधर देखो सारे, ओके, ताली भी बजानी है, 1 2 3 सब। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली बाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। क्या बात है, सारा मुझे आता है। झील सी जैसी आंखें, उसकी फूल सा जिसका चेहरा है, नागिन बन के ना, ये सारे गाने। वाह जी, बात सही है। क्या यार मजाक उड़ाते हैं आदमी का, क्यों मजाक ना उड़ाया करें। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। सलमा साबिर मेरे साथ मौजूद हैं, ज़बरदस्त वायरल सिंगर हैं, आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इनको, और इनकी आवाज़ भी बहुत यूनिक है, डिफरेंट है। सरगम में बड़ी पक्की हैं और सीख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने आज इनको बुलाया, टाइम मेरे पास बड़ा शॉर्ट है, इनको सुनना है हमने। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आई हैं, और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और दुआएं आपके साथ हैं। तो आप कुछ हमें सुना दें, जो आजकल आपका सबसे वायरल है ना, वो जो नुसरत अली खान साहब का है, ठीक है, वो मगर खड़ो के सेंटर में आइए जी, इधर, ये आपका प्लेटफॉर्म। ये सलमा, ओ जी, ये इधर। होर की मंगना मैं रब कोलों, नित खैर मंगा तेरे दम दी, बाज सजन लजपाल तेरे, मैं को जियां केड़े कम दी, पल पल माने सुख वे हजारां, ते कड़ी वेखे ना कोई अलम दी, फजल हमेशा मौला रखे, ढोला तैं ते नजर करम दी, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी, तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मगर मैं जल्दी जल्दी जाने से पहले जो सजाद अली साहब का रावी वाला सॉन्ग है, अगर वो भी सुना दें फैंस के लिए हो जाए। यार शाबाश जियो, थैंक यू, मजा आ गया। हो जरा भी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया लैके मैं जख्मां दी थां ते रोड़दा, जे थो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार मोड़ लां, मैं पानी चों सा निचोड़ लां, जे थो कदी रावी लंघ जावे, हो थकी तो बनती है। वाह क्या बात है जी। इसी तरह आप भी अपना टैलेंट जो है उजागर कर सकते हैं। अगर आप में कोई भी ऐसे स्किल्स है, आप अच्छा गाना गाते हैं या गाती हैं, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। मेरा मॉर्निंग शो सिर्फ आप लोगों के लिए, जैसे आज हमारे पास सलमा आई हैं, तो उसी तरह आप भी आ सकते हैं। और ये मेरा वो प्लेटफॉर्म है जो मैं कहती हूँ
आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जो हैं स्टार्स हैं मेरे लिए वो स्टार्स नहीं जो बन गए हैं। मैंने अब आगे दूसरों को स्टार बनाना है, उन लोगों को जगह देनी है। जैसे ये सलमा कितनी एफर्ट कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, सीख भी रही है, छोटी है, अब उनको शोज़ भी मिलना शुरू हो गए हैं, कॉन्सर्ट्स भी कर रही हैं, यू नो। और भी लोगों को मैं कहूँगी कि इनको शोज़ भी दीजिए, ऐसे लोगों को आप आगे जो है ना जगह दीजिए। इतनी अच्छी यूनिक आवाज़ है। ड्रामे के ओस्टीज़ जो है वो गवाइए, थोड़े से चांसेस और दीजिए ताकि इनके जो वायरल इस तरह के जो कंटेंट हैं वो अब मेन स्क्रीन पे आए, ड्रामों के फिल्मों के गाने गाएं अपने, और इनके अपने एल्बम भी, अपने भी गाने गाने। आपका यूट्यूब चैनल क्या है बताएं ताकि आपको फैंस फॉलो करें। सलमा साबिर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, जहाँ भी मैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मतलब अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड। ये तो आपने लोगों के गाने गाए, कोई आपका भी गाया हुआ गाना जो अगर आपने एक लाइन सुनानी ताकि लोग आपका यूट्यूब पे जाके पसंद भी करें और सुने भी। जी हो, हमने बेवफाओं पे लिखे ऐसे वैसे अल्फाज, हमने बेवफाओं पे लिखे ऐसे वैसे अल्फाज, जिस्मों पे ओढ़ के कैसे कैसे लिबास, झूठे कितने होते हैं होते जो दिल के पास, जिस्मों पे ओढ़ के कैसे कैसे लिबास, वे झूठे अबे दर्दा सजना, तू तोड़िया दिल मेरा सजना, जिवें मैं तेरे ते मर दी, तू भी ते है एक दिन मरना।